फॉर्गो आइलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस जो कनाडा की है उसके बहुत पास है। 2000 की पॉपुलेशन है, आधे इसमें से फर्स्ट नेशंस यानी कि आदिवासी हैं और बचे हुए आधे यूरोपियंस हैं। इस आइलैंड में बहुत सी जगह वीराना है और यहीं पर एक विला है, बहुत बड़ा सा घर, जो कि नीलसन विला के नाम से जाना जाता है। इसमें नीलसन रहते हैं जो इस एरिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उनके बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस में काफ़ी होशियार है, दुनिया भर के लोगों से मिलना मिलाना उनका होता रहता है। मगर उनके सामने अब जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसका इलाज उनके पास नहीं है। पिछली 3 रातों से उनको किसी का घोस्ट यानी कि भूत दिखाई पड़ता है, जो शख्स मर चुका है। वो आता है, कहीं बैठता है थोड़ी देर के लिए, इनको एकटक देखता रहता है और जब ये कुछ उसके पास जाते हैं या उसके तरफ पैर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उठ के चला जाता है। इस तरह का कुछ मैटर वो है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ होगा तो डर तो लगेगा ही। तो ये काफ़ी डर में है, परेशानी में है, सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर निकले। अब इसको थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्गो आइलैंड में वैसे तो खैर 2000 की जो पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, एम्प्लॉयड हैं, मगर ज़्यादातर एम्प्लॉय ये निल्सन साहब के पास ही है। निल्सन साहब के पास कई तरह के यहाँ पे बिजनेसेस है। फिशरी, मछली पकड़ना, फिर हैंडीक्राफ्ट जो होता है उससे फर्नीचर या कपड़े बनाना, और फिर टूरिज़्म। ये सारी चीज़ों को वो चलाते हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। इनके एक असिस्टेंट है जो कि लिस्टर नाम से जाने जाते हैं। लिस्टर और नीलसन दोनों में कुछ बातें कॉमन है, दोनों इसी फर्स्ट नेशन को बिलोंग करते हैं। इनके फोर फादर्स कभी यहीं से थे, ये भी यहीं के रहा करते थे, लेकिन बाद में फिर दोनों ने पढ़ाई लिखाई की, कुछ बाहर में काम वगैरह किया। अब वो फर्स्ट नेशन के ट्रेडिशन में नहीं आते, लेकिन उनका जो लाइनेज है वो उन्हीं से मिलता है। दूसरी बात है कि दोनों 50 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। और तीसरा ये है कि दोनों अब तक कुंवारे हैं। दोनों के कुंवारे रहने की वजह अलग अलग है। नीलसन के साथ कुछ ऐसा है कि उनके बारे में, खैर ये तो अफवाह है पर शायद सच भी हो सकती है, कभी किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया। ये कहा जाता है कि नीलसन साहब किसी लड़की को प्यार किया करते थे, पर वो चूंकि दूसरे कम्युनिटी की थी उनके फादर ने मना कर दिया, जो कि नेचुरल था, क्योंकि भाई आप फर्स्ट नेशन के एक यूरोपियन से प्यार करते हो, आज आप प्यार कर लेते हो, शादी कर लेते हो, लेकिन आगे चल के वो मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उसको दोनों में से कोई एक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती और फिर लड़की का दिल भी भर जाता है यहाँ से, वो आपकी ज़िंदगी से चली जाती है। ज़िंदगी भर आप इस तरह से तकलीफ में पड़े रहते हो। तो फादर ने इन सब बातों को मानकर, दूसरी बात है कि फर्स्ट नेशन में या इस यूरोपियन कम्युनिटी में उनका काफ़ी रसूख था, तो अगर ये शादी हो जाती तो दोनों के लिए वो बुरे बन जाते, तो उन्होंने इसका अपोज किया। अब निल्सन साहब फादर की बात को मानते थे, तो उन्होंने उनके जीते जी शादी को नहीं करने का डिसीजन लिया। लेकिन जब फादर की डेथ हुई तब तक कि वो लड़की शायद कहीं जा चुकी थी, उसकी कहीं और शादी हो चुकी थी। निल्सन साहब का दिल उससे उचाट हो गया, उन्होंने उस जगह को छोड़ा, वो इस आइलैंड पे आ गए और जैसे कि फादर को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ के लोगों के भले के लिए वो काम करेंगे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए लगा दी और वो काम करते रहे इनके लिए। तो ये उनके कुंवारे रहने की वजह ये थी। अब लिस्टर जो कि उनके असिस्टेंट थे, उनके कुंवारे रहने की वजह कुछ और ही थी। वैसे तो लिस्टर और निल्सन बचपन के दोस्त थे, लेकिन लिस्टर की फैमिली पर बहुत पहले कभी निल्सन साहब के फोर फादर्स ने एहसान किया था, कुछ उनकी जान वगैरह बचाई थी, तो उसके बदले में उस फैमिली ने कसम खाई थी कि हमेशा वो इनके ईमानदार रहेंगे, इनके लिए लॉयल रहेंगे। ऐसा होने भी लगा, लेकिन फिर आते आते लिस्टर साहब के आने तक के ये कसम थोड़ी ढीली पड़ गई। हुआ यूँ कि फिर लिस्टर साहब को बचपन में कहीं और भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, कुछ काम काज किया, और उस दौड़ भाग के चक्कर में, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बहुत सारा पैसा कमाया जाए, वो कुंवारे ही रह गए। अब वो एक बार कुछ इनसे 3-1 साल पहले मिलने आए थे निल्सन से, और जब वो निल्सन से मिले तो निल्सन उस समय वक्त काफ़ी बीमार थे, कुछ बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे। उनको देखकर लिस्टर को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि भाई मेरे फोर फादर्स ने इस तरह की कसम खाई थी जिसको मैंने पूरा नहीं किया। तो उन्होंने अपने बाकी काम काज को तो छोड़ा और तब से ही वो निल्सन साहब को मदद करने लगे, उनके जो भी बिजनेसेस वगैरह थे उसको हैंडल करने में मदद करते। अब यहाँ पर दोनों में जो एक कंपैरिजन है वो कुछ एक अलग मोड़ ले लेता है। लिस्टर ये रिलीजियस नेचर के बिल्कुल नहीं थे, जबकि निल्सन रिलीजियस नेचर के थे। लिस्टर बिजनेस में बहुत चालाकियाँ, बहुत तिकड़मे लगाते, लोगों को धोखा भी दे देते, कभी कभी झूठ बोल देते।
लेकिन नीलसन ये नहीं कर सकते थे। अच्छी बात ये थी कि लिस्टर जब भी कुछ ऐसा करते वो आके नीलसन को बता देते, और नीलसन उसी फर्स्ट नेशन के ट्रेडिशन के हिसाब से कन्फेशन हॉल में जाकर अपनी गलती को मानकर उसके लिए अफसोस जाहिर करते। अब ये कन्फेशन हॉल क्या होता है, इसको जानने के पहले आपको थोड़ा पीछे जाकर नीलसन साहब के बैकग्राउंड को ठीक तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, कनाडा में हज़ारों साल पहले फर्स्ट नेशंस के लोग आए थे, आदिवासी अलग अलग जगह पे वो रहा करते थे। इसके बाद में यूरोपियन सेटलर आए, उन्होंने अपने हथियारों से जो कि मॉडर्न थे इन फर्स्ट नेशंस के लोगों को पीछे ढकेला। बाद में फिर कनाडा नाम का एक नेशन बन गया। फिर उनको ऐसे लगा कि चलो ठीक है भाई, अब फर्स्ट नेशंस को भी अपने साथ मिला लिया जाए। उनको लाया, समझाया बुझाया, कुछ साथ में मिलाया भी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत दूर जाके रहते थे और फिर वो यहाँ पर कभी इनके पास मिलने को नहीं आए, और इन्होंने फिक्र नहीं की। अब उन लोगों के दिल में इनके लिए गुस्सा था, और इसमें से ही एक थे क्री कम्युनिटी। ये क्यूबेक के किसी नॉर्दर्न हिस्से में रहा करती थी, और वहाँ जाने के लिए अब या तो आपको हेलीकॉप्टर लेना होगा क्योंकि वहाँ एरोप्लेन तो उतर नहीं सकता है, या फिर आपको बर्फ़ पे से चलते हुए जाना होगा। नतीजा ये निकला कि उनके ताल्लुकात मॉडर्न वर्ल्ड से नहीं रहे। उनके जो ओल्ड थिंकिंग्स थे, पुराने ख्यालात थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। अब उनके पुराने ख्यालात कैसे थे, इसको भी जान लीजिए। एक तो ये था कि इंसान के अंदर में एक सोल यानी कि आत्मा होती है, रूहानी होती है। मरने के बाद में इंसान अगर उसका दिल दुनिया से नहीं भरा या उसके दिल में कोई बात रह गई है तो वो रीबर्थ यानी कि दोबारा पैदा होता है, इनकारनेशन। जब पैदा होता है तब उसका दिमाग स्लेट की तरह से साफ होता है, उसको कुछ याद नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी जगह पर जाता है, पुरानी बातें उसको धीरे धीरे करके याद आने लगती है और वैसे ही बर्ताव वो करते रहता है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, वो ये मानते थे कि जब इस तरह का वो बर्ताव करेगा, पुरानी बात याद आएगी, तो फिर जिससे बदला लेना चाहेगा या जिसको प्यार जताना चाहेगा, दोनों ही काम को वो करेगा। इसके अलावा वो ये मानते थे कि हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती तो करता ही है, लेकिन इससे बचने का तरीका एक और भी है, मतलब इसको सुधारने का तरीका वो ये है कि आपको कन्फेशन करना चाहिए। अब ये बहुत कुछ जो चर्च में होता है उस तरह की सिस्टम थी, जैसे एक कमरा होता है, उसके दो हिस्से बने होते हैं, बीच में एक नेट यानी कि जाली लगी होती है, उस तरफ में कोई एक फादर या रिलीजियस फिगर बैठेगा, इस तरफ आप बैठोगे, आप अपनी गलती को मान लीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। वो साहब जो होंगे वो आपकी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे और आपको सुधरने का या अच्छा रहने का एक नसीहत दे देंगे। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था। ये फर्स्ट नेशन क्री के हिसाब से ये करते थे कि कन्फेशन हॉल में किसी फादर को या किसी और को बैठाने की बजाय वहाँ एक स्टैचू रखा जाता था कन्फेशन गॉड का, वो उसी नेट के उस पार होता। आप उसके सामने बैठिए, अपनी गलती को मान लीजिए, और फिर आपकी सारी जो बातें हैं वो गॉड एक्सेप्ट कर लेगा और आपको उससे माफ़ी मिल जाएगी। तो इस तरह से कन्फेशन हॉल का ये मामला था। तो जब भी कभी कोई चालाकी के बारे में, कोई धोखे के बारे में नीलसन साहब को लिस्टर आके बताते, तो नीलसन महीने में कम से कम एक बार तो भी उसी हॉल में जाकर वहाँ बैठ जाते और गॉड के सामने में माफ़ी मांग लेते, लौट के आते, उनका दिल हल्का हो जाता, फिर मामला पहले की तरह से चलने लगता। अब देखिए, इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। वो कहते हैं कि इंसान से बड़ा कॉम्प्लेक्स जानवर दूसरा नहीं है। जहाँ गरज होती है वहाँ गॉड को मान लेता है, जहाँ गरज नहीं होती है वहाँ गॉड को धोखा भी दे देता है। तो वही बात नीलसन साहब के साथ भी थी। चाहते तो लिस्टर को रोक लेते, लेकिन वैसा वो नहीं करते थे। अब ये भी कहा जाता है कि लिस्टर उनके इतने अच्छे दोस्त थे कि उनके ज़िंदगी में लिस्टर के अलावा और कोई बचा ही नहीं था। अगर लिस्टर उनकी ज़िंदगी से चले जाते तो उनकी ज़िंदगी एकदम खाली हो जाती। लिस्टर वो अकेले शख्स थे जिससे वो झगड़ा भी कर लेते, डांट भी देते, प्यार भी करते, रो भी लेते, हंस भी लेते। उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा लिस्टर से जुड़ा हुआ था। तो शायद एक ये वजह भी होगी कि लिस्टर को अपनी ज़िंदगी से वो निकाल नहीं सकते थे। लिस्टर हमेशा साय की तरह से उनके साथ में रहते। तो हो गया, एक बार आप कन्फेशन हॉल में आ गए, गलती मान ली, उसके बाद में आपकी पुरानी बेईमानी वैसे ही चल रही है। इस तरह से कुछ वो मैटर था। ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन थी। खैर, इसके अलावा एक और भी मामला था और वो था फेयरवेल टू लाइफ। ये क्री फैमिली ये माना करती थी कि हर इंसान को गॉड ने एक उम्र दी हुई है, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 ऐसे। लेकिन कई बार इंसान ऐसा करता है कि जो उम्र दी गई है उससे ज़्यादा वक्त के लिए वो जीता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके सामने मोटिव नहीं बचता, क्योंकि एक इंसान को जीने के लिए एक मोटिव, एक प्यार करने वाला, नफरत करने वाला, एक चैलेंज, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। अगर इंसान के पास दोस्त दुश्मन कोई ना बचे, कोई चैलेंज ही ना बचे, तो ऐसी सूरत में इंसान को फिर फेयरवेल टू लाइफ यानी कि ज़िंदगी को छोड़ देना चाहिए। वैसे तो सुसाइड करना, ये रिलीजियस बुक्स में भी लिखा है कि एक गुनाह है।
लेकिन अगर आप अपनी गलती मानकर फेयरवेल टू लाइफ सिस्टम को फॉलो करते हो, यानी कि उनके पास में एक ट्रेडिशनल कुछ एक जहर वगैरह कुछ रखा हुआ होता था, उसको कंज्यूम करते हो गॉड के सामने बैठ के, तो गॉड आपकी गलती को माफ़ कर देगा और फिर आपको दूसरी दुनिया में नर्क दोज़ख जो भी रहेगी वहाँ जाकर आपको चैन से रहने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह का वो सिस्टम था। तो ये सारी बातों को वे माना करते थे निल्सन, और उनकी ज़िंदगी इस तरह से चलती चली आ रही थी। अब देखिए ये जो ट्रेडिशंस है ये अब भी मॉडर्न सोसाइटी में भी इस तरह से फर्स्ट नेशंस के लोग क्यों मानते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देना बेटर रहेगा। कुछ 18th सेंचुरी के आसपास इंडिया जो कि एशिया का एक कंट्री है, वहाँ पर आप देखते हैं कि नागालैंड नाम का एक स्टेट है। वहाँ पर जो उस वक्त के जो ट्रेडिशनल आदिवासी रहा करते थे, वो लड़ाई के मैदान में या वैसे भी अपने दुश्मनों की गर्दन काट के उनका सिर लेकर आते और उस ट्रॉफी की तरह से घर पे रखते। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी उन्होंने वही किया था ब्रिटिश के साथ में मिलके। सेकेंड वर्ल्ड वार आया, फिर वो वैसे ही करने लग गए। तो ब्रिटिश ने समझाया, देखो भैया किसी का सर काटने की ज़रूरत नहीं, उसका हेलमेट लेकर आ जाओ, नहीं तो वार क्रिमिनल कहलाओगे। हेलमेट लेके आओ, सर निकालने जैसा काम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ था वो। खैर इसकी डिटेल्स काफ़ी लंबी है, फिलहाल तो यहाँ इतना ही समझ लीजिए। खैर उनको धीरे धीरे करके चेंज कर दिया गया अभी, अब तो अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं। मगर फर्स्ट नेशंस में इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो बड़ी अटपटी लगती हैं और उसको लोग आज तक के मानते चले आते हैं। तो ऐसी कुछ बात ये क्री कम्युनिटी के साथ भी थी कि वो इस सारी बातों को ऐसे मान के चलते थे। अब ये इस तरह से इनका बिजनेस वगैरह सारा कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि एक दिन फिर से कुछ यूँ हुआ कि जो निल्सन साहब थे वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़े। डॉक्टर वगैरह को बुलाया गया, उनका इलाज किया गया। डॉक्टर ने वैसे तो खैर उनका ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया, लेकिन साथ साथ उसने ये भी समझा दिया, चूँकि अकेले रहते आए, सारा स्ट्रेस लेते हैं लिस्टर के होने के बावजूद भी, तो ये सारी प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू भी हो सकता है, शायद इनकी जान निकल जाए। अब डॉक्टर ने ये भी साथ साथ कह दिया था कि फ़िलहाल जान को खतरा तो नहीं है, लेकिन एक बार इस तरह की बात आ जाए तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तब दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने बैठ के सोचने लगे। पहले निल्सन ने लिस्टर को ही उसका इल्ज़ाम दिया, तुमसे कहा था मैंने 50 बार की शादी कर लो, घर बसा लो, तुम नहीं माने। अरे भाई मैं तो एक कसम से बंधा हुआ था, मैं यहाँ पर आके रह गया, पर तुम तो कहीं बाहर थे, तुम भी कर सकते थे। पढ़ने लिखने में दौड़ भाग करने में तुमने अपना ख्याल ही नहीं लगाया। अगर तुम्हारा कोई एक फैमिली होता तो मुझे फ़िक्र नहीं होती। क्योंकि देखिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक के तो ठीक है कि ये फर्स्ट नेशंस और यूरोपियंस जो इस आइलैंड पे रहते हैं आपस में मिल के रहते हैं, तो इनमें झगड़े तो नहीं होते हैं। हम जब नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ मरेंगे। हमारा यहाँ होना ज़रूरी है और हम तो हमेशा रहेंगे नहीं। तो हमारे बाद हमारा एक सक्सेसर हो, एक जानशी उत्तराधिकारी जो कि इन सारे मामलों को संभाले। अब ब्लिस्टर जो थे वो तो निल्सन के खैर नौकर तो नहीं, दोस्त जैसे ही थे, लेकिन वो उनको इज्जत देने के बावजूद भी कई बार से वो लड़ भी सकते थे, इतना राइट तो उनको था ही। तो उन्होंने निल्सन से कहा कि निल्सन तुम क्या बकवास करते हो, तुमने शादी नहीं की, तुम मुझसे कहते हो। अरे भाई मैं तो ठीक था कि एक गरीब घर से था, पढ़ाई लिखाई करने में सारे कामों में बिजी था, लेकिन तुम तो घर से काफ़ी अमीर थे, तुम इस काम को कर सकते थे। तो अब निल्सन के साथ ऐसा भी था, जो अफवाह उनके बारे में कही गई थी किसी लड़की को प्यार किया करते थे, उसका जिक्र वो कभी भी नहीं किया करते थे। सच्चा प्यार करने वाला ऐसा ही होता है, जिससे प्यार करता है दुनिया के सामने वो इस बात को जाहिर तो नहीं करता है, तमाशा नहीं करता है। तो निल्सन साहब ने उस टॉपिक को बदला। उन्होंने कहा कि देखो मुझे यूनिवर्सिटी से आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तुम यूनिवर्सिटी में अभी अभी रह कर आए हो, तुम्हें आए हुए 3 साल ही हुए हैं। अब इसके पहले मैंने 3 मैनेजर्स के लिए ट्राई किया। पहला मैनेजर जो था वो इनकॉम्पिटेंट था, वो ठीक से काम कर ही नहीं पाता था। भाई हमारे इतने सारे बिजनेसेस है, उसको देखने के लिए भी कोई चाहिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको मुझे निकालना पड़ा। दूसरा बिजनेस ठीक तरह से कर सकता था, संभाल सकता था, देख सकता था, लेकिन यहाँ इस आइलैंड पे रात बेरात आपको जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, उसको डर लगता था। ऐसे आदमी को मैं कैसे रखता, उसको भी मैंने हटा दिया। तीसरे में दोनों बातें थी, काबिल भी था, हिम्मत उसमें बहादुरी भी थी और जाता भी था। लेकिन एक बार मैंने जानबूझकर उसको कुछ $100 एक्स्ट्रा दे दिए और उसने उस डॉलर को छिपा के रख लिया, झूठ कह दिया कि उसको पैसे मिले ही नहीं। अब एक आदमी कुछ $100 के लिए ऐसा करे तो आगे क्या क्या बेईमानी नहीं करेगा। ऐसे आदमी को अपना सक्सेसर कैसे बनाया जा सकता है। मेरा प्लानिंग तो यही था कि कोई मैनेजर की तरह से रख लिया जाए, उसकी ईमानदारी उसकी नीयत को जांचा जाए, बाद में अपना सक्सेसर बना के उसको दिखाया जाए। लेकिन वो तीनों ही बकवास निकले। अब तुम यूँ करो कि जहाँ यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ते थे वहाँ जाओ, नए नए ग्रेजुएट्स निकलते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी एम्बिशन भी नहीं होती है, ऐसे ही कोई एक शख्स को ढूंढ कर यहाँ ले आओ।
और उसके बाद में हम उसको ट्रेनिंग वगैरह देंगे और आगे अगर वो ठीक ठाक निकला तो उसको अपना सक्सेसर बना देंगे। तो उस पर उन्होंने कहा लिस्टर ने कि ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाके देखता हूँ, ये सलाह मैंने आपको वैसे पहले भी दी थी पर आप अब उसको मान रहे हैं, तो ठीक है भाई, आपने मेरी सलाह को मान लिया, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मैं अपॉइंट नहीं करूँगा, मैं कुछ बायोडाटाज ले आऊँगा, उसमें से आप ही सिलेक्ट कर लेना। तो निल्सन ने हाँ कह दिया। इन्होंने कुछ 7-8 दिन का वक्त लगाया यूनिवर्सिटी में, वहाँ से लौट कर आए, साथ में कुछ बायोडाटाज लाए, इनके सामने में रखे। इन्होंने देखा, दोनों दोस्तों में काफ़ी डिस्कशन हुआ। एक निल्सन को पसंद आया तो जैक ने उसको, इन्होंने लिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया, जो लिस्टर को पसंद आया वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। आखिर में दोनों मिलकर, एक टिमोथी नाम का शख्स था जो कि ऑर्फन था, यतीम खाने से आया हुआ था, उसके कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर दोनों तैयार हो गए। इवन लिस्टर ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, अगर इसका कोई रिश्तेदार होते, शादी ब्याह के चक्कर में होता, इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो शायद ये चला भी जाता। ये अच्छा मटेरियल है, गरीब घर से है, इसके ऊपर में किसी तरह का कोई बोझ नहीं है, यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लेके आया है और बाकी सारी बातें इसके अंदर है, इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये ठीक ठीक यहाँ लगता है हमको तो इसको आगे चल के अपना सक्सेसर बना देंगे, शुरू में इसको कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, टिमोथी को बुला लिया गया, उसको ट्रेनिंग का काम लिस्टर को ही दिया गया, लिस्टर ने उसको ट्रेन किया और फिर कुछ दिनों के बाद में वो, पहले तो निल्सन साहब को बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर निल्सन साहब को पसंद आ गया, तो उन्होंने भी उसको उस काम को दे दिया। दिन रात काम करता, हर तरफ सारी चीज़ों को देखता, ईमानदार भी था, मेहनती भी था, सब कुछ ठीक था। एक दिन कुछ ये हुआ कि उस आइलैंड पर एक फॉरेस्ट है जिसको कि मेज फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मेज यानी भूल भुलैया। उसकी खासियत यह है कि वहाँ, जब जो आमतौर पे होता है फॉरेस्ट में ऐसा, उसकी खासियत की तो क्या बात है, ज़्यादातर फॉरेस्ट जो होते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वाइलेंस में नहीं होते, उसमें फिर किसी तरह के रास्तों के निशान, इंडिकेटर्स, ये सारे लगे नहीं होते। जब आप वहाँ जाते हैं आपको रास्ता ठीक से पता होना चाहिए और जो मेन स्ट्रीम है आपको उसी पे चलना है। आप गलत जगह जाओगे, लौट के वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर वो उसी मेज फॉरेस्ट में गए थे, 2 कारों में जा रहे थे। एक कार में निल्सन और उसके साथ में वो बैठे थे, लिस्टर जो ड्राइव कर रहे थे। उनके पीछे पीछे टिमोथी उस कार को ड्राइव करता चला आ रहा था, जिसकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ 25 साल के आसपास वो रहा होगा। तो जब वो उस पॉइंट पे पहुंच गए, वहाँ सारी बातों को डिस्कशन करने लगे, सब कुछ तय हो गया, अब लौट के आना था। शाम का वक्त हो रहा था, अंधेरा होने वाला था। लिस्टर ने टिमोथी को पहले ही कह दिया था कि अंधेरा होने के बाद में यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, बस मेरी कार के पीछे पीछे ही तुमको रहना है, तो फॉलो करते आना, जब हम निकल जाएंगे यहाँ से बाहर तो तुम भी निकल आना और हम जाके उस विला में मिलते हैं, फिर से वापस वहाँ डिस्कशन कर लेंगे। टिमोथी उस बात को मान गया। हालांकि उसको निल्सन ने सजेस्ट भी किया, चाहो तो तुम मेरी कार में आ जाओ और लिस्टर दूसरी कार ड्राइव कर लेगा, लेकिन टिमोथी ने कहा कि नहीं सर, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो उस बात को मान गए। अब लिस्टर और निल्सन जो डिस्कशन था उसमें इतने खो गए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस डिस्कशन तो करना ही पड़ता है, वो ये बात भूल ही गए कि टिमोथी पीछे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ 2-4 मोड़ निकले और देखा तो टिमोथी पीछे कहीं नहीं था। दोनों परेशान हो गए, कार ली, उसको घुमा फिरा, पूरा जंगल छान मारा, इसका कहीं पता नहीं चला। आखिर में दोनों लौट के विला में वापस आए तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि वहाँ पर तो ये पहले से आया हुआ था टिमोथी। इन्होंने टिमोथी से पूछा कि भाई वो एरिया यहाँ से तकरीबन 40 मील के आसपास दूरी पर था, इतना बड़ा उसमें मेज़ है, आज तक के कोई भी एम्प्लॉय वहाँ जब खो गया है तो कभी वापस नहीं आया, हमको अगले दिन पूरी नौकरों की फौज जाके उसको ढूंढना पड़ा, तुम ऐसे कैसे वापस आ गए, तुम तो पहली बार वहाँ गए थे। तो उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जगह, जंगल मेरा देखा हुआ था, पहले तो मुझे याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं कार चलाने लगा मुझे सारी बातें याद आने लगी, तो मैं बराबर उस रास्ते को ढूंढता ढूंढता इस विला तक आकर पहुंच गया, तो वो रास्ता मुझे अचानक ही याद आ गया। और जब वो ये कह रहा था तो निल्सन साहब के चेहरे पर बड़ी परेशानी, बड़ा अचंभा था, लेकिन लिस्टर ने उनको इशारे से चुप करवाया, इसको जाने के लिए कह दिया टिमोथी को, और उनसे कहा कि देखो भाई, कई बार ऐसे होता है, जैसे इसने ट्रेनिंग वगैरह ली है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ इसको सिखाया गया होगा कि फॉरेस्ट की ट्रैकिंग कैसे की जाती है। हालांकि इस फॉरेस्ट के बारे में तो यूनिवर्सिटीज़ को भी पता नहीं है, लेकिन जंगल तो जंगल होते हैं, करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, हो सकता है कि उसको अंदाज से पता लग गया होगा। ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच गया, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आखिर वो हमारी मदद ही कर रहा है। तो वो उस पर चुप रहे। उसके फिर कुछ एक दिनों के बाद में उन्होंने उसको एक और गेस्ट हाउस में भेजा, जो कि वहाँ से दूर कहीं सी कोस्ट पे वगैरह था। वो चला गया टिमोथी। तब निल्सन साहब ने लिस्टर को बुला कहा कि यार बड़ी गड़बड़ हो गई, उसको तो मैंने चाबी दी ही नहीं, वो काम कैसे करेगा, वो तो काफ़ी दूर है, वहाँ फ़ोन भी नहीं है। तो लिस्टर ने कहा चलो हम आ जाके देख ही लेते हैं। तो दोनों मिलकर वहाँ गए
देखा तो गेस्ट हाउस खुला हुआ था और वहाँ वो काम भी कर रहा था। तो उन्होंने पूछा, भाई गेस्ट हाउस खुला किसने छोड़ा था? उसने कहा, खुला नहीं था सर, लॉक था। वो देखिए लॉक वहाँ रखा है, चाबी भी रखी है। तो उन्होंने कहा, चाबी मेरे पास है, चाबी वहाँ कैसे रखी है? तो मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं यहाँ आया, पहले तो लॉक दिखा तो मैं परेशानी हो गया। अब यहाँ फ़ोन भी नहीं था और इतने दूर वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि करीब 40 किलोमीटर पार करके मैं आप तक पहुँचता। तो मैंने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की और मुझे गेस्ट हाउस दिख गया। मुझे तब याद आया कि भाई ऐसे गेस्ट हाउस में चाबी को तो रखा ही जाता है। सीक्रेट बॉक्स था, कहीं छिपा हुआ था। मैंने ढूंढ के निकाला, चाबी निकाली, खोल कर यहाँ आ गया। तो उन्होंने इसमें पूछा कि तुम यहाँ इसके पहले कभी नहीं आए, तुमको यह कैसे पता चला कि यहाँ सिक्योरिटी ऑफिस भी होना चाहिए, उसमें चाबी भी होनी चाहिए? उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जगह शायद मैंने पहले कभी देखी है। मुझे शायद लिस्टर साहब ने ट्रेनिंग करते वक्त सारा कुछ दिखाया होगा, ऐसा मुझे याद पड़ता है। तो निल्सन ने कहा, सरासर बकवास है, यहाँ साल भर से कोई नहीं आया, तुम्हारी ट्रेनिंग तो अभी अभी हुई है, ये कैसे आएगा यहाँ पर? लेकिन लिस्टर ने उस मामले को संभाल लिया। टिमोथी से कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ काम करो, मैं इनसे बात करता हूँ। उन्होंने फिर निल्सन को समझाना शुरू किया कि निल्सन, तुम बात बात पे इतना परेशान क्यों हो जाते हो? भाई ये दुश्मनों से मिला हुआ इंसान नहीं ना, ये जासूसी हम पे कर रहा है। जहाँ इसे ट्रेनिंग ले रखी है वहाँ इन सारी बातों को सिखाया जाता है कि किस तरह से गेस्ट हाउस बनते हैं, कहाँ किस तरह से चीज़ों को लगाया जाता है, रखा जाता है। इसको पता चल गया होगा, तो भूल जाओ इस बात को, ज़्यादा परेशानी मोल मत लो। खैर 2 एक दिन और निकले और फिर एक दिन उन्होंने उसको भेजा। एक उनका बड़ा सा एरिया था जहाँ पर उनके कुछ प्लांटेशन वगैरह थे, उसके बगल में कुछ और चीज़ें भी थी। तो कहा कि जाओ उसको एक बार सर्वे करके देखाओ कि वहाँ पर क्या क्या है, रिपोर्ट मुझे ला कर दे देना। अब वो चला गया, लौट कर नहीं आया। तो इनको लगा कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो ये लिस्टर को लेकर वहाँ पहुँचे। अब वो जिस जगह उन्होंने भेजा था उसके पीछे में ही एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान था, वहाँ कुछ कब्रें थी। तो वो 2 कब्रों के सामने में वो खड़ा हुआ था। तो जब ये आए निल्सन उसके पास, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि ये आपके अंकल की कब्र है, ये आपके फादर की कब्र है, लेकिन कुछ जानवर यहाँ पर शायद जंगली वगैरह आए होंगे, इनको ऊपर जो पत्थर वगैरह लगे थे वो गिरा दिए, तो मैंने इनको ठीक कर दिया। तो उस पर उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये फादर की और वो अंकल की है? उनका तो नाम भी इस पर नहीं लिखा है। तो उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा कि सर मुझे लगता है कि यहाँ मैं पहले कभी आ चुका हूँ, मुझे कभी किसी ने इस जगह को दिखाया है। तो उस पर निल्सन ने कहा, अब ये मत कहना कि लिस्टर ने दिखाया है, कब्रिस्तान में लिस्टर तुम्हें क्यों लाएगा? तो उसने कहा, वो बात नहीं है, ये बात कुछ मेरे ख्याल में इस तरह से आ गई थी कि मैं यहाँ चला आया। तो उस पर फिर लिस्टर ने इस मामले को संभाला। उसने कहा कि ठीक है टिमोथी, तुम अपना काम करो, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने निल्सन से कहा कि देखो निल्सन, कई बार ऐसे होता है कि कब्रिस्तान के मामले में लोगों को एक पता चल जाता है कि ये नई कब्र है तो इसकी होगी, पुरानी कब्र है तो उसकी होगी। उसने अंदाज लगा लिया होगा। उसने कहा कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरे फादर की और मेरे अंकल की डेथ तकरीबन एक ही वक्त हुई थी, एक ही तरह की पुरानी कब्र है, नाम नहीं लिखा, इसको पता चल रहा है और यहाँ आकर ये काम भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, परेशान मत हो, हम उससे पूछ के बता लेंगे, पता चल जाएगा। खैर 1 आध हफ्ते का वक्त निकला। एक दिन ऐसे हुआ कि जहाँ पर वो रहा करता था, जिस गेस्ट हाउस में टिमोथी, उसमें ब्लास्ट हो गया। अच्छी बात ये थी कि टिमोथी उस वक्त गेस्ट हाउस में नहीं था, वो बहुत डर गया। तो उसको निल्सन ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ दिन आराम कर लो, मैं लिस्टर से बात करके तुम्हारे काम के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अरेंजमेंट करवा देता हूँ। अब उन्होंने उसको पूछा कि लिस्टर को कि भाई ये ब्लास्ट हुआ, इस बारे में तुम क्या कहते हो? उसने कहा, देखो बहुत सारी बातें इसके अंदर हो सकती है। पहली बात तो यह है कि हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं, फर्स्ट नेशंस में भी और यूरोपियंस में भी, जिसमें हमारे बिजनेस कॉम्पिटिटर भी हैं। हो सकता है कि उनको लगा ईमानदारी से काम कर रहा है, इसको हटा दें तो हमारे बिजनेस का लॉस होगा, उन्होंने कोशिश की होगी। दूसरा, हमारे डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनकी चोरियाँ करता रहता है, उनमें से किसी ने किया होगा। लेकिन तीसरी बात जो मुझे सबसे खतरनाक लगती है वो ये कि इस तरह के एक्सप्लोजिव चोरी छिपे यहाँ लाते हैं, जिसके काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। ये यहाँ से मेन लैंड में जाता रहता है, वहाँ से लौट के आता भी रहता है। शायद इसने वहाँ से ही इस तरह के एक्सप्लोजिव लाए, छिपा के रखे होंगे। अब ब्लास्ट हो गया तो ये भोला बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों का वक्त दो, मैं इसकी असलियत ढूंढ के निकालता हूँ। निल्सन ने कहा, देखो मैं सारा तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा टिमोथी को उस काम पर वापस बुला लिया गया और टिमोथी ने काम करना शुरू किया, तो एक दिन वो उसी आइलैंड के पास एक न्यू वर्ल्ड नाम का दूसरा भी आइलैंड, जिस पर एक ब्रिज जाता है, वहाँ पर वो जा रहा था कि वो ब्रिज से उसकी कार नीचे लुढ़क पड़ी पानी के अंदर में। काफ़ी हंगामा हुआ। अब मौसम ख़राब चल रहा था, शायद इसी वजह से कार नीचे गई होगी। तो जो रेस्क्यू टीम थी उनको बुलाया गया, पर उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए भाई, जो ऊपर से नीचे गिरा वो जिंदा तो नहीं बचा होगा, डेड बॉडी ढूंढने की ही बात है, तो ये इतने जल्दी तो नहीं हो सकता है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है।
तो जब ये मौसम ठीक हो जाएगा तब हम इस काम को कर लेंगे। कुछ 2-3 दिन निकल गए और उन 2-3 दिनों के अंदर ही फिर ये हुआ कि अब नीलसन साहब उस कन्फेशन हॉल में आकर बैठे हुए हैं और वो उसी गॉड के सामने बैठे हैं। तो उन्होंने उस गॉड के सामने बैठ के कहा कि ओ कन्फेशन गॉड, देखो मैंने जो भी किया अनजाने में किया, ये जानबूझ के नहीं हुआ था और अब मुझे बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि घोस्ट मुझे लगातार सता रहा है। अब उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि देखिए, आज से 30 साल पहले मैं लीजा नाम की लड़की को प्यार किया करता था। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक दिन कुछ यूँ हुआ कि जहाँ मैं रहा करता था वहीं मेरे साथ में हेक्टर नाम का एक और साथी भी था जो पढ़ रहा था। मुझे एक दिन दिखाई पड़ा कि लीजा उससे गले मिल रही है, उससे प्यार कर रही है। तो मैंने हेक्टर से बातों बातों में पूछ लिया, तो हेक्टर ने यह कह दिया कि भाई लीजा मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ये बात मैंने अभी किसी को नहीं बताई है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, खास करके जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें ऐसी बातें तो नहीं बताई जा सकती है। तब मुझे लगा कि ये लीजा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और मेरे कहने पर भी लीजा को मेरे लिए नहीं छोड़ेगा। दूसरा, मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने सलाह दी कि भाई जब एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ चल सकता है। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर लूँगा, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था। जहाँ हम काम किया करते थे वहाँ पर हमको माइनिंग में जो एक्सप्लोजन वगैरह होता है उसका एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था, वो सारी बातें हमको बताई जाती थी। एक जगह इस तरह के एक्सप्लोजिव्स लगे थे, वहाँ जाने की मनाही थी, लेकिन मैंने ये बात उसको नहीं बताई और हेक्टर वहाँ चला गया। जाने के पहले मुझे ये नहीं पता था कि लीजा भी उसकी व्हीकल में आके बैठ आएगी, वो भी उस जीप में आके बैठी। दोनों वहाँ गए, ब्लास्ट हुआ, दोनों की मौत हो गई। मैं उस बात से बहुत डर गया, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, उसकी कीमत भी मैंने चुकाई कि मैंने ज़िंदगी में फिर कभी शादी नहीं की, अपने आप को कुंवारा रखा, इस कम्युनिटी के लिए काम करने लगा और अपनी हर गलती को मैं आपके सामने में आके मानता हूँ। लेकिन मुश्किल ये हुई कि वो हेक्टर फिर से ज़िंदगी में मेरे वापस लौट आया, टिमोथी की शक्ल में। टिमोथी हेक्टर ही है, दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब जाहिर सी बात है 30 साल पहले अगर उसकी मौत हुई होगी तो ये यंग तो रहेगा नहीं, तो इसने रीबर्थ लिया है, जो कि फर्स्ट नेशंस के लोग कहते हैं। हालांकि इस बात को पहले मैं नहीं मानता था, अब मैं मान रहा हूँ। वो यहाँ पर आया, उसको पुरानी सारी बातें याद आने लगी। मुझे डर होने लगा कि ये वाकई उस तरह का है, उसको शायद सारी बातें याद आ भी जाएगी। तो उसके रेस्ट हाउस में मैंने एक्सप्लोज करवाया उसको मारने के लिए, लेकिन वो उस जो एक्सप्लोज हुआ था उसमें वो बच गया, वहाँ वो नहीं था। मैंने उसके मारने का उसको सोचा नहीं था। वो जो ब्रिज से गिर के मरा वो मेरी वजह से नहीं मरा, वो अपने आप मरा है, मगर उसको गलतफहमी हो गई कि वो ब्रिज से गिर के मरा है। तो अब ये हो रहा है कि पिछली 3 रातों से वो लगातार वीराने में आके बैठता है, मेरी तरफ देखता है, मुझे डराता है। मैं इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, तो मेरी कुछ मदद करो। जब वो ये कह ही रहे थे तो जो स्टैचू बैठा हुआ था, जो इंसान की शक्ल था, इंसान के साइज का ही था, वो अपनी जगह से हिला, उठकर वो आया, दरवाज़ा खोलकर जो नेट वाला था सामने में आया। ये लिस्टर था। लिस्टर ने कहा कि देखो, 3 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए, तुम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने उस वक्त नाम सुना था हेक्टर लीजा का, मुझे पूरा किस्सा नहीं पता था, पर शक मुझे पड़ गया था। तब मैं यहाँ पर आया, तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आया। पूरा किस्सा कुछ यूँ है, लीजा हेक्टर से प्यार नहीं करती थी, वो उसकी वाइफ थी, लेकिन क्योंकि वो जिस तरह का कोर्स कर रहा था उसमें बैचलर का होना ज़रूरी था, क्योंकि वो कुछ मिलिट्री से रिलेटेड काम था और एक पर्टिकुलर एज में आपका बैचलर होना ज़रूरी होता है। एक उम्र के बाद आप शादी कर सकते हो। अब वो उसने कम उम्र में शादी कर चुका था, बल्कि उनको एक बच्चा भी था और लीजा भी उसी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ रही थी। दोनों ने इस बात को छिपा के रखा था। हस्बैंड वाइफ थे, मिला करते थे। तुम्हें इस बात का पता नहीं था, तुमने उनको लवर्स समझ लिया, उससे पूरी बात नहीं पूछी अपने शर्मीलेपन की वजह से, और तुम्हारे दोस्तों ने गलत सलाह दी तो तुमने उसको एक्सप्लोजिव वाली जगह पे मरने भेज दिया। साथ में वो लड़की भी वहाँ चली गई, मारी गई। लीजा मेरी बहन थी और उस वक्त भी टिमोथी उसका बेटा उसको हो चुका था, वहीं रहता था, जो अपने बाप की शक्ल पे ही गया हुआ था। खैर कुछ वक्त निकला, मैंने उस बात को भुला दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई है। तो मुझे भी एक्सीडेंट लगा, मैं उस बात को भुला गया। उस बच्चे को मैं पालता रहा, पाल पोस कर ये बड़ा किया। टिमोथी हूबहू अपने बाप की शक्ल पर, हेक्टर की शक्ल पे गया था। लेकिन जब मैंने बेहोशी में तुमको बड़बड़ाते हुए सुना, तब मुझे लगा कि जो पूरी कहानी है इसको ढूंढना ज़रूरी है। तो मैंने टिमोथी को यहाँ बुला लिया। जो कब्रिस्तान या बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उस गेस्ट हाउस के बारे में या और बाकी बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसको दी। और इससे तुमको ये कन्फ्यूज़न हो गया कि ये
हेक्टर का ही रीबर्थ है, जबकि ऐसा नहीं था। जब तुमने उसको मारने की कोशिश की तब मैंने उसको उस ब्रिज से गिर जाने की बात को फैलाया, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था और अब भी उसकी बॉडी मिली नहीं है, तो वो जिंदा ही है। और तुमसे असली बात को निकलवाने के लिए वही तुमको गाहे बगाहे अंधेरे में आके डराया करता था। लेकिन देखिए अब जैसे है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे फैमिली को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे, तो हम उस कसम से बंधे हुए हैं और इसी कसम से वो भी बंधा हुआ है, टिमोथी भी। हम तुम्हारा कोई बुरा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी असलियत मालूम होने के बाद हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उस पर उन्होंने कहा, निल्सन ने, कि देखो मैं जहाँ पूरी बातें मानता हूँ और इस बात को भी मानता हूँ कि इंसान के ज़िंदगी में जब दोस्त दुश्मन दोनों ही ना रह जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुम मेरी ज़िंदगी में अब तक एक दोस्त की तरह से थे, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी खाली हो जाएगी। अब तुमने सारी बातें मुझे बता दी है, हम दोनों एक सक्सेसर को ढूंढ रहे थे, ये सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सक्सेसर की तरह से अभी ही टिमोथी को अपॉइंट करता हूँ। उन्होंने सारे पेपर साइन किए, उनको ला कर दिए। उसने कहा कि मेरे बाद में टिमोथी ही इस चीज़ को देखा करेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तुमको मेरी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बगैर भी तुम इस काम को ठीक तरह से करोगे। इस विला के एक सिरे में मैं रहा करूँगा। और फिर ऐसे में एक दिन जब टिमोथी और लिस्टर उनको रिपोर्ट देने के लिए गए, तब उनको पता चला कि वहाँ पर नील्सन, जो फर्स्ट नेशंस का ट्रेडिशन था कि फेयरवेल टू लाइफ, जिंदगी को अलविदा कहना, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में दोस्त और दुश्मन दोनों ही नहीं बचे हैं, तो उन्होंने जहर को कंज्यूम करके इस दुनिया को ही छोड़ दिया था। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल उन्हें रखे, उनके जवाब आपको देता हूँ।